आप सभी का स्वागत है सर्वश्रेष्ठ रिसर्च सेंटर में तिरुपति। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, आखिर संविधान की क्या पृष्ठभूमि रही, संविधान का क्या जरूरत पड़ा। आज हमारे पूरे विश्व में देखा जाए तो इतिहास संविधान का सबसे शुरुआत कहाँ से हुआ, इन सब चीज़ों को देखेंगे। उन सब चीज़ों से देखने से पहले हम लोग पहले जानेंगे, ये हम लोग पढ़ना चाहेंगे आज भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान का इतिहास को जानेंगे कि इसकी क्या पृष्ठभूमि रही, क्या ऐतिहासिक रहा, और संविधान बनने की क्या क्या ये परंपराएं रही, कहाँ कहाँ पे हम लोग देखते हैं कि संविधान के कुछ अंग है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो 16वीं शताब्दी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है भारत, 1600 ईस्वी में, यानी कि 1599 में जो है आपका ब्रिटेन में जो है कि एक कंपनी की स्थापना होती है। उसका कंपनी का नाम रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि दिसंबर 1600 में इंडिया आती है व्यापार करने के लिए। ठीक है, क्या किसके समय में? जहांगीर नहीं, वो फर्स्ट अंग्रेज अधिकारी आए थे जहांगीर के समय में, हेक्टर मुनरो। ठीक है, हाँ सॉरी, हेक्टर मुनरो नहीं था, वो था ये कैप्टन, हाँ कैप्टन हॉकिंस, जी हाँ वो था कैप्टन हॉकिंस, जो कि जहांगीर के समय में फर्स्ट अंग्रेज अधिकारी आया था। वो आया था अकबर का पत्र लेकर के, क्योंकि उस समय शासन अकबर कर रहा था। बाद में पता चला कि यहाँ आया जब, तो वह देखा कि वह शासक बदल गया है, अकबर की जगह पे वहाँ पे जहांगीर बैठ गया है। ठीक है, उन्हीं का पत्र लेकर के आया था। तो 16वीं शताब्दी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए लंदन कंपनी की स्थापना की, जो कि 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों, जो कि जैसा बताएं दिसंबर 1600 में लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां, जैसे हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाल आता है, डच आता है, डेनिश आता है, फ्रांसीसी आता है, उसी समकक्ष में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार करने के लिए आती है। लेकिन इसका कोई मकसद नहीं रहता है कि हम यहाँ आएंगे तो मतलब कि हम यहाँ का शासक बन जाएंगे, वैसा कुछ भी सुनियोजित व्यवस्था नहीं रहता है। वो तो आता है, देखता है, धीरे धीरे कुछ वैसी परिस्थितियां बनते जाती है जिसके कारण जो है कि वह यहाँ पे जो है कि व्यापारी जो है कि धीरे धीरे शासक का निर्माता बनता है, फिर उसके बाद खुद शासन करने लगता है। यहाँ पे जो है कि व्यापार करने का अधिकार पत्र मिलता है। इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू किया। और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, कहानी यहीं से प्रारंभ होता है। औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो भारत में कोई क्या बोल सकते हैं कि एक मजबूत शक्ति के रूप में कोई नहीं रहता है। मजबूत शक्ति के रूप में यानी कि पूरे भारत में जो है कि जब तक औरंगजेब रहता है तो पूरे भारत को अपने नियंत्रण में रखता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं उस समय। और लास्ट औरंगजेब के बाद जितने भी आपका मुगल साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी आएंगे, वो सब जो है कि मतलब उतने मजबूत नहीं रहते हैं, छुटपुट रहते हैं, मतलब कि थोड़ा समय के लिए रहते हैं और जो है कि थोड़ा बहुत कार्य करते हैं, लेकिन मजबूती रूप से कुछ नहीं कर पाते। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु का केंद्रीय प्रशासन शक्तिहीन हो जाती है। जो केंद्र में दिल्ली में जो शासक होता है, जो राजा होता है, वो शक्तिहीन हो जाती है, उनके पास उतना शक्ति नहीं रह पाता है, क्योंकि कुछ परिस्थितियां, क्योंकि आपस में अंतर विरोध, दक्कन का लोग विद्रोह कर देता है, दक्कन का क्षेत्र में बंगाल के लोग जो कि विद्रोह करके स्वतंत्र राज्य घोषित कर लेता है अपने आप को। ठीक है, तो हर कोई, और उतना दूर से नियंत्रित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और हर कोई चाहता है कि दिल्ली की गद्दी पे बैठेंगे तो राजा हम बनेंगे, इसलिए करके जो है कि अब प्रशासन शक्तिहीन होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ तक आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दी थी 1707 तक। पहले क्या करती थी, सिर्फ व्यापार करती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे व्यापार के बदले में जो है कि यहाँ आपस में राजा क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे, युद्ध कर रहे हैं। वो चाहता है कि हम अधिकार कर ले, तो वो चाहता था हम अधिकार कर ले। इसी परिप्रेक्ष्य में अंग्रेज देखता है कि क्यों ना इनका किसी एक का साथ देख करके जो है कि इनको अगर शासक बना देते हैं तो हमें क्या होगा, व्यापार में छूट मिलेगी, और व्यापार में छूट मिलेगी तो वह ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएगा। बिजनेस का, व्यापारी का एक ही मोटिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। यहाँ तक था कि अगर मान लीजिए कि इनको जो टैक्स देता था वो अगर टैक्स फ्री हो जाए तो उनको और ज्यादा लाभ होगा, और एकाधिकार मिल जाए। जैसे बहुत सारी कंपनियां थी, पुर्तगीज भी था, फ्रांसीसी भी था, डच भी था, डेनिश भी था, तो इन सबको अगर हटा करके अकेला अंग्रेज अधिकारी आ जाए तो वो क्या होगा, अंग्रेजों का सिर्फ व्यापार चले तो कितना अच्छा रहेगा। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजी दौला का पराजय हो जाना, यहाँ से जो है कि ये जो है कि एक प्रकार से समझ सकते हैं कि
हाँ बंगाल का था, क्योंकि देखिए अंग्रेज जो आया था सबसे पहले बंगाल पे ही धीरे धीरे अधिकार करना प्रारंभ किया, और बंगाल एक समृद्ध एरिया था। पूरे भारत का जो है कि संपूर्ण समृद्ध एरिया बंगाल ही था। मसाला, कपड़ा, सूती वस्त्र, जो है कि नील की वगैरह, ये सब जितना भी क्षेत्र था उस समय बंगाल में, आप लोग जानते ही हैं, पूरा बांग्लादेश, आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बिहार, उड़ीसा, झारखंड जो है कि ये सब बंगाल में हुआ करता था। भारत का मानचित्र में जैसा कि इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ना इधर, हाँ, तो ये बांग्लादेश, बांग्लादेश और बिहार, झारखंड और उड़ीसा और ये बांग्लादेश और आज का वेस्ट बंगाल, ये सभी बंगाल के रूप में माना बंगाल ही था उस समय। तो इन क्षेत्रों पे जिनका अधिकार हो जाएगा वो समझिए कि पूरा आंतरिक रूप से पूरा मजबूत हो जाएगा, वो ही भारत पे अधिकार करना चाहेगा। तो 1757 की लड़ाई जो होता है एक सुनियोजित व्यवस्था, मतलब कि एक प्रकार से बोल सकते हैं षड्यंत्र होता है, क्योंकि इसमें जो है कि इनका जो सिराजुद्दौला का जो मेन सेनापति था वह जाकर के अंग्रेजों से मिल जाता है। अंग्रेजों से मिलने के बाद क्या होता है कि वह जो है कि सिर्फ एक नाम मात्र का युद्ध होता है, 2-3 अधिकारी ही, 2-3 सेनापति ही उनके युद्ध करते हैं, बाकी सब जो है कि चाहते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे, सिराजुद्दौला मर जाएगा, तो बोला था उसको बंगाल का शासक बना दिया जाएगा। तो वो इतिहास की घटना है, तो थोड़ा सा इतिहास को देख लेते हैं। तो 1757 में सिराजुद्दौला पराजित, उसके बाद बंगाल ने कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। रियल में युद्ध जो है कि जब रियल का जो है कि एक प्रकार से अंग्रेजों का वर्चस्व जो है कि आपका जो है कि बक्सर का युद्ध जो होता है, क्योंकि यहाँ से सिराजुद्दौला भाग जाता है, सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है, सिराजुद्दौला चला जाता है कहाँ, बक्सर। बक्सर के जो राजा होते हैं उनसे मिलते हैं, और उधर से जो है कि एक राजा और आता है, तीनों राजा को, और उसके वहां पर जो है कि एक वास्तविक लड़ाई अंग्रेजों के द्वारा लड़ी जाती है। ठीक है, अंग्रेज का वहां पे जो है अंग्रेज के अधिकारी हेक्टर मुनरो होते हैं, और उधर से जो है कि बंगाल का क्या बोलते हैं, बक्सर का गवर्नर, हाँ 1764 में होता है। ठीक है, तो 1764 में बक्सर के युद्ध में कंपनी ने जीत हासिल की, और यह वास्तविक जो है कि यहीं पे डिसीजन हो जाता है कि अब जो है कि भारत पे जो है कि अधिकार होगा तो किसका होगा, अंग्रेजों का अधिकार होगा धीरे धीरे यहाँ पे। तो भारत में, हाँ, अंग्रेज भारत कब आया था नहीं बताया, दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तीनों, केंद्र का, दिल्ली का, तो देखिए दिल्ली का उस समय उतना प्रभाव में नहीं था, वो नहीं आया था लड़ने के लिए। उस, हाँ, उसके सेनापति, उसका सेनापति आया हुआ था। ठीक है, तो वहां पे बोले तो बक्सर के युद्ध में ही डिसाइड हो गया था कि अब जो है कि कौन अधिकार करेगा भारत पे। तो बाद में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पे कुछ एक्ट लाया गया, क्योंकि देखिए ये एक कंपनी थी, और कंपनी जो है कि अब धीरे धीरे क्या करने लगी, शासन करने लगी। जब शासन करने लगेगी तो उस कंपनी इतना पैसा वाला, देखिए होता क्या था कि मान लीजिए कोई, जैसे कि यहाँ पे कोई आईएएस बना, और यहाँ से कोई चला गया आईएएस बन करके, मान लीजिए कि चला गया मालदीव, चला गया, वो भी आईएएस है और एक भारत में आईएएस है। तो जो मालदीव गया यहाँ का, वहाँ पे जो कि बिजनेस के लिए, तो वहाँ जो मालदीव गया वो आईएएस धीरे धीरे क्या होने लगा, बहुत ज्यादा अमीर होने लगा, और भारत का जो आईएएस है वो थोड़ा सा जो नॉर्मली है वही कमा रहा है। तो मालदीव में क्या है, जरूर वो कहीं ना कहीं गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से पैसा इकट्ठा कर रहा है, तब तो वो बहुत अत्यधिक अमीर हो रहा है। तो उसी प्रकार से वहां से जो ब्रिटेन से जो अधिकारी इंक्लूड किए जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे, भारत की ओर के, भारत के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बिजनेस में अव्यवस्था फैल गई, जिसके कारण क्या हो रहा था, अव्यवस्था के कारण यहाँ पे वहाँ के जो अधिकारी थे वह जो कि बिजनेस व्यापार अत्यधिक करने लगे और मोनोपोली स्थापित करने लगे कंपनी का कम, और अपना बिजनेस, अपना माल यहाँ से लेके जाने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि वह धीरे धीरे ज्यादा, मतलब कि उनके पास पैसा इकट्ठा होने लगा। उसके बाद पैसा इकट्ठे, तो उन पे नियंत्रण रखने के लिए, कंपनी पे नियंत्रण रखने के लिए जो है कि ब्रिटिश संविधान ने जो है कि, या फिर ब्रिटिश सांसद जो बोल सकते हैं कि ब्रिटिश कानून ने जो है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए। इस अधिनियमों ने भारतीय संविधान का निर्माण में जो है कि अहम भूमिका निभाया, जो कि एक आधार तैयार होता है कि किस प्रकार का भारत का संविधान होगा, जिसमें कि हम लोग शुरुआत में देखेंगे सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये समझिए कि VVI। यहाँ से एक सवाल, नहीं बोले, क्या बोले हम, ब्रिटिश कंपनी क्या करती थी, ब्रिटिश सरकार जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए, अभी क्या समझाया कि यहाँ का अधिकारी अव्यवस्था फैला रहा था, जो ब्रिटेन से नियुक्त होता था वो क्या करता था, यहाँ से ज्यादा पैसा लेके जाने लगा,
ठीक है, खुले मोनोपोलिस के तरह से व्यापार करने लगा, अपना भी व्यापार करने लगा, साथ साथ में ना था कंपनी का व्यापार के साथ साथ में पर्सनल बिजनेस करने लगा, जिससे क्या होने लगा, उसको ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। जब ज्यादा प्रॉफिट होने लगा तो देखा कि कोई ज्यादा अमीर बन रहा है, कोई कम अमीर बन रहा है। इस परिस्थिति में अव्यवस्था फैली थी, तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया। जैसे कि भारत में कोई नियम कानून बनता है ना, हाँ, तो वहां पे संशोधन करके 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो उसी प्रकार से एक एक्ट लाया कि अब जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या क्या काम करेगी। पहले क्या था, एक व्यापारी के रूप में था, तो एक व्यापार के रूप में काम था कि जाए व्यापार करे और व्यापार करके यहाँ पे जो कि बिजनेस करे, उसको कोई मतलब नहीं रखना है। जैसे जियो की कंपनी है, यहाँ का कंपनी चला गया, मान लीजिए कि अमेरिका चला गया, तो अमेरिका में क्या करे, वो व्यापार करे। और अमेरिका में जाकर के धीरे धीरे वो क्या करने लगा, राज्य को स्थापित करने लगा और धीरे धीरे वहां पे सरकार का गठन करने लगा। तो भारत सरकार क्या चाहेगी कि अंबानी का कंपनी को, रिलायंस को जो है कि थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा कि मोनोपोली अमेरिका को पूरे अपने आधिपत्य में कर लेगा, तो उसके बाद जो है कि जिम्मेदारी किसका होगा, भारत सरकार की होगी ना। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है कि इस ब्रिटिश सरकार ने उसको नियंत्रित करने के लिए एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया, और इस एक्ट के तहत उन्होंने क्या क्या व्यवस्था किया कंपनी के लिए, उसको देखते हैं। ये क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, नहीं, राजा कैसे लावे, राजा के पास कानून तो था। औरंगजेब के बाद जो है कि पूरा जो मध्य में शक्ति थी केंद्र में दिल्ली में, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती थी। सब कोई चाहता था कि हम बंगाल का शासक बने, कोई चाहता था दक्कन का शासक हम बन जाए, कोई चाहता था दिल्ली की गद्दी हम प्राप्त कर ले, राजस्थान वाले क्षेत्र में अलग कोई चाहता। तो हर राजा राजवाड़ा चाहता था कि हम अपने एरिया में स्वतंत्र रूप से जो है कि हम जो है कि अपना अधिकार के रूप में स्थापित किए। जैसे कि अभी जस्ट लाइक समझ लीजिए मुख्यमंत्री लोग, बिहार का मुख्यमंत्री अलग, यूपी का मुख्यमंत्री अलग, उसी प्रकार से वहां वो लोग चाहता था कि हम स्वतंत्र हैं, हम इस क्षेत्र का राजा हम बने रहे, यहाँ पे कोई हस्तक्षेप ना करे। हाँ, बोले तो भारत की संकल्पना, भारत के जो एक भूभाग हम लोग आज देख रहे हैं कि भारत जैसा ये मानचित्र देख रहे हैं, भारत का संकल्पना जो है कि अंग्रेज के आने के बाद ही होता है कि ये हमारा पूरा संपूर्ण भारत है। जब देखा कि अंग्रेज पूरा रूप से दोहन करने लगा, तब यहाँ भारतीय के लोग एकत्रित हुए कि ये भारत हमारा भूमि का टुकड़ा है, ये भारत की संकल्पना, यहाँ तक मेरा भारत है, हम भारत के लिए लड़ेंगे। नहीं तो पहले सब कोई अपना क्षेत्रीयवादी के रूप में था कि हम बिहारी हैं, हम बिहार के, बंगाल के हैं, वो दक्कन का है, वो मतलब कि उत्तर के हैं तो उत्तर के देखेंगे, जो राजस्थान वाले क्षेत्र के हैं तो वो लोग अपना अलग देखेंगे। तो इस प्रकार का क्षेत्रीय भावना ज्यादा थी, कोई देश की संकल्पना नहीं थी। अब यहाँ से देश की संकल्पना का उत्पन्न होता है जब ये लोग ज्यादा से ज्यादा दोहन करने लगता है यहाँ का संशोधन, तब उसके बाद देश की संकल्पना आती है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रावधान किया गया? पहला, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1773 के समय कौन प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के, तो लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा यह एक्ट पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना। भ्रष्टाचार कैसे आ गया था? वही जो अपना पर्सनल बिजनेस करने लगा था, इससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार आ गया। जैसे कोई भी मान लीजिए कि अब सरकारी कर्मचारी है, ब्लॉक में काम कर रहा है, तो ब्लॉक में वो जाति आय निवास बना रहा है, तो वो सबके लिए निर्गत कर रहा है, कोई भी जाएगा। अब कोई पर्सनल व्यक्ति एक जाकर मीडिएटर वहां मिल गया कि हम जितना बोलेंगे आज का आज निकालना है, आपको पैसा मिलता रहेगा, तो वो पर्सनल होने लगा। हाँ, करप्शन बढ़ने लगा, भ्रष्टाचार हो गया। तो उसी प्रकार व्यापार करने, बिजनेस, मसाला, जो भी सूती वस्त्र, नील वगैरह जो भी यहाँ पे जो बिजनेस करता था, तो वो बिजनेस में क्या करने लगा, कंपनी का माल के साथ साथ में वो अलग से अपना माल भेजने लगा। इससे क्या होने लगा, भ्रष्टाचार बढ़ गया। और कुशासन भी जो है कि वो जो शासन पे ध्यान देना चाहिए, वो शासन पे ध्यान ना देकर के यहाँ के लोगों पे जो है कि ज्यादा कड़ा से कड़ा कानून ला करके जो है कि ये लोगों को नियंत्रित करने लगा। यहाँ के राजा को जो है कि मतलब कि क्या बोल सकते हैं, वो राजा को नियंत्रित करने लगा। इसलिए करके इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना। मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। 3 प्रेसिडेंसियां थी उस समय। प्रेसिडेंसी समझ से इस प्रकार से समझिए कि हाई कोर्ट या फिर जहां नियम कानून बनेंगे, 3 जगह था, दिल्ली, कलकत्ता और बंगाल, नहीं ये मुंबई में, मद्रास में और कलकत्ता में। कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो कि देखिए बंगाल पे अधिकार हो गया अंग्रेजों का, तो बंगाल पे अधिकार जब अंग्रेजों को हो गया तो मेन हो गया कलकत्ता उसके अधीन में।
अभी मद्रास और बंबई पे पूर्ण रूप से अधिकार नहीं है, तो वहां पे प्रेसिडेंसी है। तो उन्होंने क्या किया, एक नियम बनाया कि इस अब धीरे धीरे अधिकार कर लिया है, तो अब क्या बोला कि मद्रास का जो प्रेसिडेंसी है, वहां के जो राजा रजवाड़े हैं या फिर वहां का जो भी नियम कानून है, जो भी सजा उजा दिया जाएगा, जो भी दंड, जो भी मतलब कि क्या बोलते हैं जुर्म करेगा, कोई भी मतलब कानून को तोड़ेगा, तो उसको जो है कि इसके अधीन कर दिया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं आप लोग। हाँ, इसको इस प्रकार से समझिए, जैसे कि पटना हाई कोर्ट है और लखनऊ हाई कोर्ट है। पटना हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट, जितना भी भारत में 28 हाई कोर्ट है, 24 की 28 कितना हाई कोर्ट है, 28 हाई कोर्ट है, 28 राज्य है, 24 हाई कोर्ट है। इन हाई कोर्टों को सबको किसके अधीन कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है ना। मान लीजिए आपको कोई भी केस हार गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में हार गए, तो आप चैलेंज कहाँ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इनके जो इन्होंने फैसला दिया, इनके फैसला को यह सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रिव्यू करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये 24 हाई कोर्ट आ गया अभी वर्तमान में, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट सुपर पावर। उसी प्रकार कलकत्ता एक प्रकार से समझिए कि यह सुप्रीम कोर्ट की भूमिका निभा रहा है, और ये दोनों हाई कोर्ट की भूमिका के अंतर्गत आ गया। अब बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को जो है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख गवर्नर को जो है कि इनके जो गवर्नर थे, प्रमुख को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। एक क्वेश्चन ये यहां से ये बनता है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल यानी कलकत्ता के प्रेसिडेंसी को गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सिर्फ जनरल जुड़ गया, क्या जुड़ गया, जनरल। अब गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। ये जो गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया बंगाल में, वो किसके प्रति उत्तरदायी थी, तो इंग्लैंड में जो ब्रिटेन में जो वहां सांसद था, उसके प्रति वह उत्तरदायी थी। कुछ भी काम होगा, जैसे मान लीजिए भारत का सांसद अभी यहाँ का बिहार भागलपुर का कौन है, अजय मंडल। अजय मंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा का जो व्यक्ति होता है वह जो है कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वह सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के ऊपर उत्तरदायी होता है। वह दिल्ली में जाकर उसको जवाब देना है कि मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कमियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नियुक्त किया गया गवर्नर जनरल को, वह जो है कि किसके प्रति उत्तरदायी हो गया, ब्रिटेन में जो क्राउन है वहां के उसके प्रति उत्तरदायी हो गया। यहाँ पे कुछ भी होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चाहेगा कि कोई भी राजा चाहेगा, या फिर कोई व्यक्ति आंदोलन करता है, कुछ भी करता है, कोई नियम कानून तोड़ता है, कुछ भी करता है, वो सारा बातों को रिपोर्ट कहाँ करेगा, ब्रिटिश क्राउन में। ब्रिटिश कानून बोला जाए तो ब्रिटिश के संसद में जाकर के वो बोलेगा कि ये भारत में इस प्रकार का कानून लाइए, ये लोग अव्यवस्था फैला दे, इस प्रकार का जरूरत है, यहाँ पे शासन करने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस करने में समस्याएं आ रही है। तो गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। इस एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान था कि एक उच्च न्यायालय का गठन कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी, ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी को, मद्रास प्रेसिडेंसी को, मुंबई प्रेसिडेंसी, दोनों को क्या किया गया, मिला करके कलकत्ता के अधीन कर दिया गया, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से सरकार के अधीन। और यहाँ पे एक उच्चतम न्यायालय, जिसको कि हम लोग उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, इसके गठन का प्रावधान किया गया, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आता है। और 1774 में जो है कि कलकत्ता में जो है कि पहला एक समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जो कि वहां का जो कि हाई कोर्ट है अभी वर्तमान में, उसका गठन किया गया। एक उच्चतम न्यायालय का गठन का प्रावधान था, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय का गठित किया गया, उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। आज कोई भी फैसला दिया जाता है, जैसे कि अभी हम लोग को तांती तत्वा को जो कि जाति से बाहर किया गया, ठीक है, एससी से जो कि अनुसूचित जाति से बाहर करके किसमें डाल दिया गया, नहीं ईबीसी में डाला गया, ठीक है, जो हाँ पहले थे हाँ अत्यंत पिछड़ा जाति में डाला गया। तो 5-1 से फैसला सुनाया गया। टोटल 6 जज बैठे थे, 6 जजों का बेंच था, 6 जजों में 5-1 से फैसला सुनाया। 5-1 का मतलब 5 सहमति था कि इन लोगों को जो है कि निकाल करके ईबीसी में डाल दिया जाए, एक असहमत थे, ठीक है। तो ज्यादा किधर चला गया, तो माने तो इधर ना होगा, इसलिए करके इनको ये 5-1 से फैसला दिया गया। तो यहाँ पे क्या गया, उच्चतम न्यायालय में क्या किया गया, इसका गठन 1774 में जब कलकत्ता में जो है कि उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ, तो यहाँ पे 4 सदस्य वाले
4 सदस्य होंगे, अगर मान लीजिए 4 सदस्य में से 3 जिधर बोल देंगे कि ये चीज होना चाहिए तो मतलब उसका फैसला मान्य होगा, एक का नहीं चलेगा। अगर दोनों दो दो बोल दिया तो बराबर हो गया, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि जो कि वहां का गवर्नर जनरल है, जो कि बोले गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, उसका गवर्नर जनरल वो डिसाइड कर लेगा, जैसे हम लोग यहाँ राष्ट्रपति, गवर्नर जनरल जो है कि वो डिसाइड कर लेगा कि किधर जाना है। गवर्नर जनरल जिधर चला गया तो उधर समझ लीजिए कि चला गया। तो इसमें क्या होता था, कभी कभी समस्याएं भी आता था कि हम दो अलग बोले, वो दोनों अलग बोल रहा है, अगर गवर्नर जनरल आकर के जिधर सट जाएगा तो उधर चला जाएगा, तो इसमें दिक्कत है। बाद में से संशोधन भी होता है, तत्काल के लिए पहला एक्ट आता है, गवर्नर जनरल उनकी ठीक हो गया। इस एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय का गठन हो गया, ये भी हो गया। बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसीसी, मानसन, बारवेल और क्लेवेरिंग। ये आपका मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, एसआई का मेंस में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन मेंस का है, ठीक है, यहाँ से अगर पूछ रहा है तो मेंस में पूछेगा, ये सब पीटी का क्वेश्चन है, कभी कभी पीटी भी पूछ लेता है, तो इनको भी याद रखिएगा। इनके 4 सदस्य, देखिए गवर्नर जनरल कौन हो गए, वारेन हेस्टिंग, और बाकी जो कलकत्ता का 4 सदस्य उच्चतम न्यायालय जो बताएं, तो ये हो गया फिलिप प्रेसिडेंसी, मानसन, बारवेल और क्लेवेरिंग। इस एक्ट के तहत स्थापित भारत के पहले उच्चतम न्यायालय का प्रावधान और प्रधान न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे था, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। हाँ, सर एलिजा इम्पे थे, यानी कि इस एक्ट के तहत मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि आज हम लोग बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मुख्य न्यायाधीश, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन बना, सर एलिजा इम्पे, वो पहले मुख्य न्यायाधीश एक प्रकार से वो बना, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे बना। यानी कि इसके अंतर्गत तीन और रख दिया, क्योंकि 4 गवर्नर रखा तो 3 और रख दिया। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, इन्होंने क्या किया, लॉर्ड नॉर्थ, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा जो है कि इसको 1773 को मतलब कि यहाँ के अधिकारी को जो है कि रेगुलेट करने के लिए एक नियम दिया कि किस प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ का जो मेन काम था भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना, पहला पॉइंट। दूसरा, मद्रास बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तीसरा क्या था, गवर्नर जनरल उनकी परिषद काउंसिल को इंग्लैंड के स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बना दिया कि जो भी होगा आप हमारे प्रति उत्तरदायी है, रिपोर्ट करते रहिएगा, कुछ भी होगा तो यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा ब्रिटेन की काउंसिल में जाके। इस एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया, जो कि 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ। और बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना और इनके 4 सदस्य बने, जो कि फिलिप फ्रांसीसी, मानसन, बॉरवेल और क्लेवेरिंग थे। इस एक्ट के तहत स्थापित भारत में पहला उच्चतम न्यायालय जिसके कि मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। बस ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। और दूसरा एक्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए लाया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें कुछ नहीं किया गया, दो बातें हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया। मतलब कहने का तात्पर्य, आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कीजिए। जितने लोग व्यक्ति हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यक्ति हैं जो बिजनेस के पर्पज से गए हैं, वो सिर्फ व्यापार करेंगे। और जो यहाँ पे अब क्योंकि यहाँ पे भारत में आ गया है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ राजनीतिक भूमिकाएं भी निभा रहा है। राजनीतिक भूमिकाएं, हाँ, राजनीतिक भूमिकाएं का मतलब कहने का तात्पर्य वो क्या करने लगा, यहाँ के राजनीतिक में भी हस्तक्षेप करके यहाँ का शासक बन गया था, भारत में अधिकार कर लिया। तो हर चीज में वो अपना भूमिका निभाने लगा। तो देखा कि नहीं, इससे क्या होगा कि व्यापार भी गड़बड़ा रहा है और वहां पे पकड़ भी मेरा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा भारत पे। इसलिए करके क्या किया गया, इनकी कमियों को राजनीतिक क्रियाकलाप एक दूसरे से, व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप एक दूसरे से अलग कर दिया। कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामले के लिए एक नियंत्रण बोर्ड को बना दिया गया और उसके अधीन कर दिया गया। मतलब वाणिज्य मतलब कहने का मतलब जितना बिजनेस हो रहा है वो कंपनी को अलग कर दिया। अब बचा क्या, सैनिक यानी कि यहाँ पे वहां से ब्रिटेन से जो सैनिक आ रहे थे वो कहाँ पे इंक्लूड होंगे, उनको कौन सा पद दिया जाएगा। भारतीयों को ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे,
यहाँ पे, ठीक है। हाँ, उसको नीचे पद पे ही रखा जाता था। सैनिक हो गया, असैनिक। असैनिक कहने का मतलब जितने भी सिविल सर्वेंट के रूप में दे सकते हैं, जैसे कलेक्टर उस समय हुआ करता था, ठीक है, जो कि कलेक्टर हुआ करता था, या फिर छोटे अधिकारी जो हुआ करता था, बड़े से लेकर छोटे तक। उसके बाद राजस्व संबंधी, यानी कि राजस्व संबंधी जितना कि भू लगान वसूल करना था, लगान तो वसूलते थे ना वो लोग, तो लगान जितना भी, इन सबको जो है कि अलग करके और इसको एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया और इसी के अंतर्गत उसको रखा गया। और यहाँ पे बस इतना काम किया, दो काम, एक व्यापारिक राजनीतिक क्रियाकलाप से अलग कर दिया गया, दूसरा वाणिज्य को छोड़ दिया, यानी व्यापार छोड़ दिया, और उसके बाद जो कि सैनिक असैनिक जो कि राजस्व संबंधी था उनको अलग कर दिया गया, ये 1784 पीस इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। अब आप लोग कुछ लिखिएगा, अब इसको रोक दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1830, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट जितना भी है। यहाँ से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 84 का, 93 का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा, ठीक है। 1833 का, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट तक देखेंगे।